हेलो जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से लोग अंधे दौड़ में दौड़ा रहे हैं और आप लोग दौड़ रहे हो और आप लोग गलत स्ट्रैटेजी अपना करके तैयारी कर रहे हो, मेरी बात मानो। हिंदी की तैयारी का एक पर्टिकुलर बेहतर तरीका होता है दोस्तों, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मेट होता है जो जो टॉपर बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर आप मेरी बात को मान गए तो मैं साबित कर सकता हूं इस वीडियो में कि आप 3 घंटे में 60+ की तैयारी कर सकते हो। जिस ट्रिक से मैं चीजें इन सबको डिकोड करूंगा, एक एक चीजों को जैसे मैं पोस्टमार्टम करता जाऊंगा, जिस हिसाब से समझाता जाऊंगा, उस हिसाब से अगर आप तैयारी कर लिए, दो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला कि तैयार कैसे करना है इन सारी चीजों को ट्रिक के दम पे। दूसरा कि आपको एग्जाम में लिखना कितना है। सबसे बड़ी चीज है ये भी पता होना चाहिए कि आपको लिखना कितना है। हो सकता है 5 नंबर का प्रश्न आधे पेज लिख करके आ गया, आपको 5 की जगह पे 2.5 नंबर मिल गया। आपको ये भी तो कोई बताए टीचर कि आपको इस चीज को कितना लिखना होगा, तो सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बस ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जितने टॉपिक्स दिख रहे हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करके साइड करना होगा। क्योंकि याद रखना, अगर साइकोलॉजिकली सोचो, अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर सोचो, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब करता है ये टॉपिक। आपको ये टॉपिक एहसास दिलाता है और भ्रम में रखता है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है हिंदी में। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू आपको थोड़ा बहुत नहीं, 200-300 आपके सामने होता है, उनमें से केवल 10 एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 10 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, जिसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं 10 नंबर के लिए। ठीक है, मेरी बात समझो, ये नहीं कह रहा कि उसे तैयार नहीं करना है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि उसे तैयार नहीं करना है। उसकी अलग टेक्निक होती है मेरे भाई, उसका सही सीक्वेंस होता है तैयार करने का। सीक्वेंस सबसे बड़ी चीज होती है कि स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, तब जाके हिंदी बेहतर तैयार हो पाता है। ठीक है, फिर कहां फंसते हैं लोग? हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में आप जानते होंगे कि गद्य का संस्कृत का पूछा जाता है और संस्कृत के पद का पूछा जाता है, यानी 7 नंबर 7 नंबर यानी 14 नंबर यहां से आता है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 10 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है, जो कि हिंदी व्याख्या करने वाला होता है। यहां भी काफी सारे पद होते हैं, उनमें से कोई एक पूछा जाता है। यहां पे कई सारे संस्कृत का पैराग्राफ होता है, उनमें से कोई एक पूछा जाता है। यहां पे भी संस्कृत का कई पैराग्राफ होता है, उनमें से कोई एक पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पे जितनी सारी चीजें दिख रही हैं, ये बहुत ज्यादा टाइम खाने वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गलत स्ट्रेटजी अपनाने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा समय इस पे दे देते हैं और बाकी ये सारी चीजें छूट जाती है। और अंत में इन सारी चीजों को क्या करते हैं, जब समय नहीं बचता है तो जल्दबाजी में तैयार करना पड़ जाता है। समझ है मेरी बातें? सही कह रहा हूं कि नहीं? आपको क्या करना होगा, इन सारी चीजों को पहले पकड़ बनानी है, पहले तैयार करना है। इस वीडियो को देखते देखते ही आधा से ज्यादा चीज तो ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा आपका समय जो खाएगा वो व्याकरण है। सबसे ज्यादा समय क्या खाएगा? व्याकरण आपका खाएगा। ठीक है, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते। सबसे पहले पत्र लेखन की ट्रिक बताता हूं मैं, याद रखिएगा। यहां पे पत्र लेखन की अगर बात करें तो 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जिनमें से 3 टॉपिक पे पूछा जाता है। या तो बैंक प्रबंधक पर पूछा जाएगा लोन लेने के लिए, या तो प्रधानाध्यापक पे पूछा जाता है। ज्यादातर खेल के सामान को, जैसे होता है ना स्कूल में, क्या होता है कि आपके स्कूल में खेल का सामान, ग्राउंड खराब हो गया है या पिच खराब हो गया है या खेल का सामान कम पड़ गया है, तो उसके लिए प्रधानाध्यापक को क्या किया जाता है, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, इस पे आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। इन सब पे आए या ना आए, नगर अधिकारी को पक्का पूछा जाता है। इन तीनों में अगर सबसे डिमांडेड अगर पत्र लेखन है तो ये है। समझ आई मेरी बातें? इससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो चलो, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि इन तीनों में से पूछा जाएगा। अब आपको इन तीनों को अलग अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का चेंजेस करना होता है। बाकी आप अपने दिमाग से लिखते हो मेरे भाई, रट के नहीं लिखा जाता है पत्र। समझ आई मेरी बातें? अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर कर रहे हो ना, पत्र में अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, तो उसको क्यों रटोगे? उसको तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। जितना अपनी भाषा शैली में लिखोगे उतना ही बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये बात याद रखना। ये बात आप हिंदी के टीचर से जाके पूछ लेना। कई सारे टीचर बोर्ड एग्जाम में जो चेक करने जाते हैं कॉपी, उन लोगों से हम लोग का संपर्क है, हम लोग पूछते हैं, वो बताते हैं कि अपनी भाषा शैली में जितना स्टूडेंट लिखेगा उतना ही ज्यादा प्रभावित होता है टीचर। बशर्ते उसकी राइटिंग सही होनी चाहिए और लिखने का तरीका सही होना चाहिए, और पेज, जितना पेज लिखना है उतना पेज कम से कम वो लिखा हो, जितना मार्क्स का है। ठीक है, तो मार्क्स पूरा का पूरा मिलता है, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। जिस हिसाब से अगर मैं बता दिया, अगर अच्छे से कर लिए तो कोई भी धुरंधर से धुरंधर आ जाए, मार्क्स नहीं काट पाएगा आपका। समझ रहे हो? तो पत्र लेखन का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से समझो। जब भी आप पत्र इस तरह से लिखोगे तो सबसे पहला शुरुआत करोगे सेवा में। क्या लिखोगे? सेवा में। मैं डेमो के तौर पे यहाँ पे खेल के सामान की समस्या के ऊपर मैं यहाँ पे पत्र आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बाकी इनमें से क्या क्या तैयार करना है, यहां आपको थंबनेल दिख रहा है, एक ही वीडियो में सारा कुछ मैंने करा दिया है। लेकिन याद रखो, इस वीडियो पे जाने से पहले इन सारी चीजों को समझ लोगे, तभी आप जाकर के बेहतर परफॉर्म कर पाओगे उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करोगे, आप सेवा में लिखोगे। मान लो आप प्रधानाध्यापक को लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डाल दोगे। ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम होगा। जैसे हम लोग के स्कूल का नाम है जीएससी शक्तिनगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वो डाल देंगे। आपका जो स्कूल का नाम है वो लिख देना, या फिर काल्पनिक कोई लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि रियल रहे। ये बात समझ आया? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सेवा में प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम लिख दोगे। फिर उसके बाद जिस समस्या पे आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है वो समस्या यहाँ पे लिख दोगे, विषय डाल के। उसके बाद क्या डालोगे, विषय, फिर यहाँ पे आप समस्या लिख दोगे। समझ आई मेरी बातें?
इतना करने के बाद आप फिर डालोगे महोदय, इतना करने के बाद क्या डालोगे, महोदय डालोगे। ठीक है, कुछ भी आए मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा तो चेंजेस करना है, सेवा में रखना है। प्रधानाचार्य को अगर लिखना है खेल कूद के सामान के लिए, मान लो उदाहरण के तौर पे आपके मोहल्ले में नली या सड़कें गंदी हो गई हैं, वहां की मरम्मत करानी है, तो आपको नगर अधिकारी को लिखना है, क्योंकि आपका मोहल्ले के नगर निगम का जो कर्मचारी वो अच्छे से सुन नहीं रहे आपकी बात, तो क्या करोगे, नगर अधिकारी को पत्र लिखोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं करोगे, सेवा में प्रधानाचार्य की जगह क्या कर दोगे, सेवा में मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम। अब जिस जगह का है, जैसे मेरठ का है तो मेरठ लिख दो, लखनऊ लिख दो, जो भी जगह का है, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, बस इतना चेंज करना है, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। समझ आई मेरी बातें, कितना इजी है। तो इसको रटा नहीं जाता है मेरे भाई, ये सब चीजों में आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, कर यार मैं जो याद किया था वो आया ही नहीं। अरे यार पत्र है मेरे भाई, कुछ भी आए दहाड़ दोगे, बस तरीका अगर समझ गए जो बता रहा हूं तो ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो मैंने डेमो के तौर पे दिया कि खेल के सामान की व्यवस्था के लिए आपको पत्र लिखना है, तो मान लो आप 12th क्लास के लड़के हो, आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि मैं कक्षा 12 का छात्र हूं और मैं विद्यालय का खेल सचिव हूं। जैसे क्लास का एक होता है ना खेल सचिव, उसी तरह मैं विद्यालय का खेल सचिव हूं। हमारे विद्यालय में सभी खेलों की व्यवस्था है, लेकिन सामान की बहुत कमी है। हमारे विद्यालय में खेल कूद के लिए व्यवस्था तो बहुत है, लेकिन जितना व्यवस्था है खेल कूद के लिए, जितने प्लेसेस है, उस हिसाब से हमारे विद्यालय में सामान नहीं है, सामान की कमी है। जैसे यहाँ पे आप डाल सकते हो, हमारे विद्यालय में टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड अच्छा है, लेकिन टेनिस खेलने के लिए हमारे पास सामान उपलब्ध नहीं है, तो इस सामान को उपलब्ध कराने के लिए कृपया करिए। समझ रहे हो, इस तरह से अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, जिस भी टॉपिक पे रहेगा। ये तो मैं डेमो के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। जब यहां तक आप अपनी समस्या लिख दोगे, अरे भाई यहाँ समस्या लिखना है, बस अपने हिसाब से जो मन में आए, बस टॉपिक चुन लो, उसके हिसाब से समस्या लिखना है, बस अपनी समस्या बताना है। समझ आई मेरी बातें। आपको डॉक्टर के पास जाना है समस्या बताने तक, एप्लीकेशन लिख के जाओगे, सोच के सर्च मार के, कि आपको जो समस्या है वो अपने दिल से जो निकलेगा मुंह से वही ना बताओगे, बस वही काम यहाँ करना है। समझ आई मेरी बातें। आपका एक मार्क्स नहीं कटेगा मेरे भाई, रट के लिखोगे तो और दिक्कत होगा, पकड़े जाओगे, ठीक है। अब जब यहां तक हो जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप अपनी समस्या बताओगे तो क्या करोगे, उसके बाद धन्यवाद करोगे। तो इस साइड में लिख देना है धन्यवाद सहित, क्या लिख दोगे, धन्यवाद सहित, फिर उसके बाद दिनांक लिख देना, क्या लिख देना, दिनांक, और इस साइड में लिख देना आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर नगर अधिकारी को लिख रहे हो तो आप कुछ भी डाल दो, आपके मोहल्ले शिवपुर निवासी का मैं नाम XYZ, इस तरह से। समझ रहे हो, तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। समझ आई मेरी बातें। पत्र लिखने का फॉर्मेट देख लो किस तरह से पत्र लिखा जाता है। अगर पत्र पे पहले अगर फोकस कर दिए, पत्र आपको तैयार करने के लिए अलग से समय देने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप फॉर्मेट समझा रहा हूं, फॉर्मेट समझने में समय लगाओ, फिर उसके बाद जो मैं इस वीडियो में जो थंबनेल आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पत्र बताया है उस पर फोकस करो और फॉर्मेट तैयार रखो, ताकि कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तो आप आसानी से कर सको। अब बताओ ईमानदारी से, पत्र लेखन वाला 6 नंबर आपको अब लगने लगा है ना कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। पक्की बात मानो, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद आता है निबंध। निबंध आपको 9 नंबर देता है। निबंध कितना मार्क्स देता है तो 9 नंबर देता है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि निबंध कितना पेज लिखा जाना चाहिए। 9 नंबर है तो एक पेज आप बांट लो, कम से कम 3 नंबर, एक पेज पे 3 मार्क्स देगा। एक पेज पे 3 मार्क्स देगा तो आपको कम से कम निबंध 2.5 से 3 पेज लिखना होगा। निबंध आपको 2.5 से 3 पेज लिखना होगा। याद रखिए, जब भी आप निबंध लिखोगे तो याद रखना, प्रॉपर हेडिंग याद रखना। जिस भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो, अच्छा हेडिंग डालना। हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और याद रखना, कम से कम पहली जो शुरू में हेडिंग डालोगे, दूसरा जो हेडिंग डालोगे, उसमें जो लिखावट होगी वो सही लिखना, वो सही लिखना, यानी रट के मत लिखना। कहने का मतलब है कि जैसे आप आतंकवाद की समस्या पे लिख रहे हो तो आपको प्रस्तावना लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन लिखना है। तो अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, यही लिखोगे ना कि आतंकवाद क्या है। पहले ये तो आप बताओगे ना कि एक्चुअली में आतंकवाद का मतलब क्या है। प्रस्तावना का मतलब यही होता है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले प्रस्तावना आप डालोगे, कोई भी निबंध है। जैसे यहाँ पे मैं डेमो के तौर पे दे दिया हूं, आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण निवारण, मेरा प्रिय खेल और भ्रष्टाचार। इस पे निबंध पूछा ही जाता है, 100% फिक्स है मेरे भाई। समझ रहे हो, इन सारे चीजों पे निबंध पूछा ही जाता है। तो इस पे किसी कीमत पे आप नहीं छोड़ोगे। अब लिखने का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना आपको डालना ही डालना है। समझ रहे हो। अब प्रस्तावना में आप जो भी निबंध लिखते हो, पहले उसके बारे में आप हल्का सा लिखते हो। और प्रस्तावना में ज्यादा नहीं लिखना है, हाईएस्ट जाए तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। 4 लाइन से ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। जैसे ही आप 4 लाइन लिखोगे लगभग, तो आपका जो पेज होगा वो पेज लगभग आपका आधा भर चुका होगा हेडिंग वेडिंग डालने के बाद। समझ रहे हो। फिर दूसरा हेडिंग लगाओगे, ठीक है। अब आतंकवाद की समस्या पे लिख रहे हो तो कम से कम 4 हेडिंग, 5 हेडिंग इस तरह से जाने देना, ठीक है। प्रस्तावना एक हेडिंग हो गया,
फिर उसके बाद कम से कम 4 हेडिंग होना चाहिए और लास्ट में आपका कंक्लूजन यानी उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हो, हेडिंग वाइज लिखते हो, ठीक है, हेडिंग डाल डाल करके, अब आप कहोगे हेडिंग याद करना पड़ेगा क्या सर, रटना पड़ेगा क्या? नहीं यार, अपने हिसाब से बना सकते हो हेडिंग को, बस ये है कि कम से कम एक बार इसे पढ़ो। समझ रहे हो? अभी आप जैसे मान लो मैंने आपको बताया, तो अभी आपके दिमाग में आतंकवाद को लेकर के क्या आप कम से कम 150 वर्ड जानते हो उसके बारे में? 150 वर्ड लिख लोगे तो उसके लिए क्या होगा, हल्का से इसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है बस केवल, समझ रहे हो? पढ़ना है केवल पर्यावरण प्रदूषण निवारण पे, बस एक बार पढ़ना है। समझ रहे हो? प्रदूषण पे, हाँ, प्रिय, आपके प्रिय खेल, आपका जो भी प्रिय खेल है इस पे क्या पढ़ोगे? कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका जो खेल अच्छा लगता है उसके बारे में जितना मन में है भड़ास निकाल दो। समझ रहे हो? भ्रष्टाचार पे जो आपके मन में आ रहा हो भड़ास निकाल दो, जो भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, जिस वजह से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है, क्या क्या चरण है जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ती है, इन सब के ऊपर आप खुद से हेडिंग डिजाइन कर सकते हो। 2 हेडिंग तो आपका ऑलरेडी फिक्स हो गया, अपने हिसाब से हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, और अगर अपने हिसाब से हेडिंग नहीं डाल रहे हो तो कम से कम एक बार देख लेना इसको। समझ रहे हो? रटने की जरूरत नहीं है, कम से कम एक पेज में 2 हेडिंग लिखना। ठीक है, मान लो एक पेज है तो एक हेडिंग, फिर कम से कम आधा पेज, फिर दूसरी हेडिंग, फिर आधा पेज, फिर अगले पेज में फिर 2, फिर अगले पेज में फिर 2, लगभग 2.5 से 3 पेज जैसे ही लिखोगे तो एक पेज पे वो 3 मार्क्स, एक पेज पे वो 3 मार्क्स, एक पेज पे वो 3 मार्क्स देकर के आपको अच्छा खासा मार्क्स दे देगा, आपका बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेगा। लिखने का यही सही फॉर्मेट है मेरे भाई, लिखने का यही सही फॉर्मेट है। यहां तक समझ आया? जब यहां तक आपका हो जाएगा तो उसके बाद आता है खंड काव्य का चरित्र चित्रण। अब जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे हम जहां से रहते हैं हमारा तो खंड काव्य आलोक वृत्त है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी को दे रहा हूं, आपका जो भी हो उसके हिसाब से आप लिखना। ठीक है, लेकिन याद रखना तरीका वही होगा जो मैं बता रहा हूं। जैसे आलोक वृत्त पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या होता है, 5 मार्क्स आपको देता है। तो ये सारी चीजें पहले आप तैयार करो, जो फिक्स है कि आना ही आना है, जो फिक्स है कि आना ही आना है तो उसे ना पहले तैयार करोगे आप। समझ रहे हो मेरी बातें? तो आलोक वृत्त क्या है? गांधी जी का चरित्र चित्रण है। किसका है? गांधी जी का चरित्र चित्रण इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले आप गांधी जी के बारे में जाकर के एक बार पढ़ो, चरित्र चित्रण से पहले गांधी जी के बारे में एक बार पढ़ो। समझ रहे हो? अभी नहीं कह रहा हूं एकदम डिटेल में पढ़ो, संक्षेप में छोटा सा कम से कम 100 वर्ड 150 वर्ड उनके बारे में पढ़ो, जानो। समझ रहे हो? रटो मत, रटो मत, उसके बारे में पढ़ो। समझ रहे हो? अगर आपको डाउट हो रहा है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप जाकर के उसे पढ़ो, उसे समझो कि आलोक वृत्त में क्या है। फिर उसके बाद याद रखना, आलोक वृत्त का जैसे चरित्र चित्रण लिख रहे हो तो इस तरह से जितने हेडिंग है आपको दिख रहे हैं इनको आपको कवर करना है। ये हेडिंग डाल नहीं लिखना है, ये टॉपिक बता रहा हूं कि इतने टॉपिक को आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। जैसे कि आपको पता है कि जब चरित्र चित्रण लिखा जाता है तो चरित्र चित्रण पे क्या होगा, शुरुआत से ही लिखोगे ना कि उनका बचपन किस तरह से शुरुआत हुआ। तो जाहिर सी बात हर कोई जान रहा है कि उनकी आरंभिक जीवन बहुत ही दुर्बलता यानी बहुत कष्टमय रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा ऐसा आराम में उनका जिंदगी रहा है। फिर वो बहुत बड़े देश प्रेमी थे, ये बात हर किसी को पता है। देश प्रेमी जैसे मैंने हेडिंग डाल दिया, देश प्रेमी के बारे में बढ़ा चढ़ा करके आप कुछ लिख सकते हो। समझ रहे हो? रटना नहीं है, एक बार पढ़ो तो खुद ही फील होगा। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि सत्य और अहिंसा के उपासक थे, सत्य की बात करते थे, अहिंसा की बात करते थे, कभी भी वो लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करते थे कि हाँ तुरंत झोटा पकड़ के मारने लगे, मार 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 ससुरा मार 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 गिरा के। ऐसा नहीं, अगर कोई एक गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल ऐसे दे देते थे, ले भाई मार ले। तो वो इसलिए करते थे ताकि वो दूसरे गाल पे जब मारने जाएगा तो एहसास होगा उसे। लेकिन आज की दुनिया में कहाँ ऐसा हो रहा है, दूसरा गाल दोगे चपाक से मार देगा तो मार के भाग जाएगा। समझ रहे हो? तो मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच बात है भाई कि सत्य और अहिंसा का ही, वो सत्य और अहिंसा का ही साथ देना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना वो सत्य और अहिंसा के उपासक थे। ठीक है, वो जनतंत्र में आस्था रखने वाले आदमी हैं, वो जनतंत्र में आस्था रखने वाले आदमी थे, वो राष्ट्रीय एकता के पक्षधर थे। वो कभी भी किसी विशेष धर्म के ऊपर वो बात नहीं करते थे, किसी विशेष धर्म को लेकर के न तो टारगेट करना, न तो किसी विशेष धर्म को उनका ज्यादा झुकाव होना, ऐसा कुछ नहीं। वो सभी धर्म की बातें करते थे, वो चाहते थे कि सभी धर्म एक रहे, सभी एकता अखंडता सब बनी रहे। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलके रहें, एकजुट रहें। समझ रहे हो? खुशी से रहें, उनका ये विचार था, इसलिए वो इसके पक्षधर थे। ये स्वदेशी वस्तु और खादी को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, स्वदेशी वस्तुओं और खादी को वो बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो इसके बारे में भी आप बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपका, अब जाहिर सी बात है 5 नंबर का है तो आप 3 पेज थोड़ी ना लिखोगे, हाईएस्ट जाएगा आपका कितना जाएगा, 80 से 100 वर्ड जाएगा। समझ रहे हो? 80 से 100 वर्ड का मतलब हो गया कि एक पेज लगभग, कितना,
1 से 1.5 पेज हाईएस्ट जाएगा तो कितना जाएगा, 1.5 पेज जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर करोगे तो आलोक वृत्त भी तैयार हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो पहले इस पे फोकस करना है, लेकिन कर क्या रहे हैं लोग, टिक आउट टिक आउट टिक आउट, पद पद पद, हिंदी अनुवाद हिंदी अनुवाद। अरे भाई करना है, हमें नहीं कह रहे नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स वहां से भी जाएगा। पहले इसे सिक्योर करना है। जो चीज मुझे पता है कि जल्दी से तैयार हो जाएगा मेरा, तो उसे हम तैयार करके साइड रखेंगे ना मेरे भाई, ताकि मेरे अंदर डर खत्म हो जाए, मेरे को फील हो कि हाँ इतनी मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मुझे केवल इतना ही तैयार करना है। लेकिन हम तो चल रहे उल्टा, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। हम तो पहले छोटे छोटे वाले पे पूरा फोकस दे दे रहे हैं, पूरी साल दे दे रहे हैं, और जो आसानी से तैयार हो सकता है, जो फिक्स भी है। अब हम पद तैयार कर रहे हैं, तो पद 50 ठो है, पूरे चैप्टर को मिला लिया जाए तो अब उनमें से कोई एक आएगा। समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी देखो, तो मेहनत वहां ज्यादा जा रहा है ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इसको पहले हम तैयार करेंगे, इन सारी चीजों को पहले हम क्लियर करेंगे, इन सारी चीजों को पहले हम सिक्योर करेंगे, फिर उसके बाद उसको तैयार करेंगे। उसमें भी टेक्निक है, उसमें भी ट्रिक है, उसमें भी सीक्रेट है, जो अगर आप सही अपना लिए तो भी बेहतर तैयार होगा। वो आपका भाई बताएगा, हिंदी पे एक्टिव हो गया हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी तैयारी तो इस वीडियो के दम पे 60+ की हो जाएगी। उसके बाद जितने वीडियो आएंगे, मेरा पूरा टारगेट होगा कि आपका 90+ मार्क्स हिंदी में रहे। मैं तो चाहूंगा कि 95+ आपका मार्क्स रहे हिंदी में। याद रखना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इधर उधर मार्क्स अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी गया ना, मैथ में थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी गया ना, बायोलॉजी में थोड़ा बहुत 4-5 नंबर आगे पीछे हो भी गया ना, जितना आपने उम्मीद किया था कि मेरे को बायोलॉजी में इतना मार्क्स चाहिए था, फिजिक्स में इतना मार्क्स चाहिए था, लेकिन 2-4 नंबर कम हो गया, इन सारी चीजों में अगर आप मार्क्स खींच लिए तो आपका परसेंटेज डगमगाता नहीं है, क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स वाले सब्जेक्ट है। ये आपकी स्कोर को बूस्ट कराने में बड़ा मदद करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। समझ आई मेरी बातें? और इनमें आसानी से मार्क्स लाया जा सकता है, बशर्ते सही टेक्निक, सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए। समझ आई मेरी बातें? यहां तक आपको समझ आया? आपको हल्का हल्का मैंने पूरी तरह से हिंट भी दे दिया, कैसे तैयार करना है, किस तरह तैयार करना है, कितना लिखना है, ये भी बता दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसे आप जरूर करोगे। ठीक है, आप सोच के देखो कि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूं, आप क्या करोगे। 15 मिनट इसके कहानी को पढ़ने में या तो सुनने में लगेगा, सही बोला कि नहीं? फिर उसके बाद 15 मिनट आपको खुद से दोगे, तो 15 यानी 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर पूरा तैयार आलोक वृत्त। अब क्या चाहिए? समझ रहे हो? अब क्या चाहिए? तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? आ गया गद्यांश। अब गद्य क्या होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहले गद्य में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया रहता है आपको। गद्य में क्या दिया रहता है? एक पैराग्राफ दिया रहता है। गद्य में आपको देखो बहुत सारे चैप्टर है, लेकिन आप ज्यादातर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पे ज्यादातर फोकस करोगे। पहला दूसरा, तीसरा चैप्टर पे ज्यादातर फोकस करोगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप जाकर के सैंपल पेपर, आप जाके प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको तब एहसास होगा मेरी बात का। क्योंकि ज्यादातर जो आपको गद्यांश का पैराग्राफ दिया रहता है, इन्हीं तीनों चैप्टर के बीच से उठाया गया होता है। ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। समझ आई मेरी बातें? अब आप कहोगे कि सर इसको भी रटना पड़ता है, इसको भी याद करना पड़ता है क्या सर? घंटा कुछ नहीं। मेरी बात को सुन के अगर आप 10-15 मिनट भी इसको अप्लाई कर दिए घर पे, तो आपका काम हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले आप बात समझो। पहले ये जान लो कि 10 नंबर कहां से मिलता है। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और नीचे में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक आपको नीचे में दिए रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन हर पैराग्राफ में फिक्स रहेगा, 2 क्वेश्चन हर पैराग्राफ में सेम रहेगा, संदर्भ और व्याख्या। समझ रहे हो? 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो भी 2-2 मार्क्स के। आपको लग रहा है ना कि हम इसकी व्याख्या भर लिख देंगे बना सना के कि मुझे 10 नंबर मिल जाएगा। बहुत लोग को ये भ्रम है कि कोई भी पद दिया हो या गद दिया हो, उसकी व्याख्या लिख देंगे तो हमारा काम हो गया। व्याख्या लिख देने से बहुत तीर मार दिए। अरे भाई केवल 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि बटे हुए मार्क्स हैं। समझ रहे हो? संदर्भ पे 2 नंबर, व्याख्या पे 2 नंबर, इन पे 2 नंबर, इन पे 2 नंबर, इन पे 2 नंबर। ठीक है, 2 प्रश्न तो फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, व्याख्या और संदर्भ। संदर्भ क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जिस भी चीज से, जैसे मान लो इस चैप्टर से कोई पैराग्राफ आ गया, आप पहचान लिए कि राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से पैराग्राफ पूछा गया, तो सीधी सी बात है क्या है, ये सब गद है। तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, इसके रचयिता समझ रहे हो ना, फलाना ढिमका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है। तो कैसे पहचानोगे कि ये जो पैराग्राफ दिया है किस चैप्टर से है? उसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल सा कोई 15 से 20 मिनट का वीडियो उठाना है, जो भी इसकी कहानी सही से समझा रहा होगा, या फिर आप चैट जीपीटी से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटा सा संक्षेप में। ठीक है, तो यानी अगर आप 10-10 मिनट भी दे दिए तो 30 मिनट में आप इस तीनों कहानी को अच्छे से समझ जाओगे। अब सोचोगे पढ़ूं मैं, ऐसे एक एक करके पढ़ता जाऊं तो पढ़ने में बहुत समय निकल जाएगा। ठीक है, तो कान में ठेठी लगा करके कहानी को सुनते जाओ ऐसे करके। अब ये नहीं कि सुनते सुनते सूत जाए, ठीक ना?
समझ रहे हो, बस नॉर्मल सुनना है, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो, ठीक है, बस सुनना है। जैसे ही कहानी को सुन जाओगे तो जैसे मान लो कोई भी पैराग्राफ देगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, अरे यार ये तो यहाँ का है, अरे यार ये तो अशोक के फूल वाला है, अरे यार ये तो राष्ट्र के स्वरूप वाला है, इसके लेखकवा ये था। समझ रहे हो, तो 2 नंबर तो फिक्स रहेगा। और व्याख्या क्या है? व्याख्या का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी भी चीज को लिखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का है, एक लड़कियों को एक तमाचा मार दिया खींच के कोई, ठीक है, अब उसका अगर प्रसंग लिखना हो तो प्रसंग का मतलब होता है छोटी सी चीजों में लिखना, बड़ी चीजों को छोटे से में बता देना प्रसंग है। जैसे किसी को मैंने एक तमाचा मार दिया तो प्रसंग उसका क्या होगा? सर ने एक लड़के को एक तमाचा मारा, ये प्रसंग है छोटा सा। लेकिन इसी की अगर व्याख्या बनाओगे तो व्याख्या का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के लिखना। पूरी भाई सर ने उनको गुस्से में देखा, फिर उसके बाद वो लड़का डर गया, सर उसके तरफ बढ़े, खींच के तमाचा मारे, उसके गाल पे 5 उंगलियां उपट गई थी, उसकी आंख में आंसू आ गया था। अब एक छोटी सी चीज को कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखा जा रहा है? बढ़ा चढ़ा के लिखना ही व्याख्या है। व्याख्या का मतलब ये नहीं होता कि आप मंगल ग्रह से उतार के लिखोगे। जो आपको पैराग्राफ दिया उसी को बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, उसको अलग से तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जो आपको पैराग्राफ दिया है, उसके बाद जो नीचे का क्वेश्चन दिया रहता है ना, सबसे इजी होता है, इसी पैराग्राफ से ही उठ जाएगा ये क्वेश्चन। समझ लो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया रहता है इसी पैराग्राफ के हिसाब से आप लिख देते हो इसका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर आपको डाउट आएगा तो थंबनेल दिखाई दिया हूँ, इस वाले वीडियो पे जाके क्लिक करके पूरा एकदम अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इतना आप तैयार कर लिए तो 10 नंबर यहाँ से तैयार हो गया। इन तीनों चैप्टर पे हर हालत में फोकस करना है। कैसे फोकस करना है ये भी बता दिया मैंने, समझ आई मेरी बातें? ऐसे किया जाता है हिंदी तैयार मेरे भाई, समझ रहे हो? अगर इस हिसाब से चल दिए ना, हम सच कह रहे हैं कि 3 से 4 घंटे में क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 घंटा बहुत बोल दिया, 3 घंटा भी बहुत है अगर ईमानदारी से दे दिए तो। समझ रहे हो? फिर आता है व्याकरण। व्याकरण ही ऐसा है जो समय खाएगा, मैंने बताया भी था। व्याकरण एक ऐसा चीज है जो आपका समय खाएगा। इसमें 8 लोग हैं, ध्यान से देखोगे तो 8 लोग हैं। रस 2 नंबर देगा, छंद 2 नंबर देगा, अलंकार 2 नंबर, मुहावरा, लोकोक्तियां, शब्द युग्मों का अर्थ, शब्द का अर्थ, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना, ये सब 2-2 नंबर के हैं। समझ रहे हो? इन पे थोड़ा समय देना पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा समय खाता है ए, ठीक है। रस छंद अलंकार अगर आपको पहले से ही तैयार है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आप 12 में रस छंद अलंकार देख रहे हैं, 11 में ही बहुत लोग तैयार कर लेते हैं, 10 से तैयार करते आ रहे हो, 9 से तैयार करते आ रहे हो, ये सारी चीजों को, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ये सारी चीजें पहले से ही तैयार होती है, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आप इतना अच्छे से तैयार कर लेते हो, क्या तैयार करना है वो मेरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका 16 नंबर यहां से तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में कहने का मतलब मेरा यह है कि आप पहले इन सारी चीजों को तैयार करके साइड करो मेरे भाई, समझ रहे हो? फिर उसके बाद उस पर हाथ मारोगे जो साइड वाला है, जो यहाँ पे आपको दिखा था कि इसे पहले तैयार नहीं करना है। किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? इसकी बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इनकी बात कर रहा हूं। समझ आई मेरी बातें? क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर यहां तक आपको बात समझ में आ रहा है तो आप, इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो 16 नंबर आसानी से आपके मुट्ठी में हो जाएगा व्याकरण से, समझ रहे हो? फिर उसके बाद आता है साहित्य परिचय। साहित्य परिचय 5 नंबर आपको लेखक देगा, 5 नंबर आपको कवि देगा, समझ रहे हो? कवि और लेखक, ठीक है। अब ये सारी चीजों को तो इतना मस्त और इतने इजी ढंग से बताया उन्होंने मेरे भाई, एकदम हवा बना दिया हूं, हुआ एकदम, रटने की जरूरत नहीं, इतना बेस्ट ट्रिक बताया हूं। अब आप कहोगे कहां मिलेगा ये? तो यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है साहित्य परिचय का, बस इसे जाकर के अच्छे से आपको रीड करना है, जैसे बताया हूं, जिस टेक्निक से बताया हूं, जितना लिखने को बताया हूं, जैसे लिखने को बताया हूं, बस उसे सही सीक्वेंस में तैयार करो। और तैयार करने का जो तरीका बताया हूं उसे देखो। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप काउंट करके जाकर के देख लो, जितना मैंने अभी बताया 60+ की तैयारी हो चुकी है। 60+ की तैयारी इतने में आपकी हो जाएगी, कोई तामझाम नहीं, कोई टिक आउट नहीं, कोई हिंदी अनुवाद नहीं, कोई पद नहीं, इतना तैयार करके 60+ तक पहुंच सकते हो। फिर बाकी इतना जब तैयार हो गया, इतना जब तैयार हो गया, मैंने बोला कि 3 घंटे अगर अच्छे से मेहनत कर दो तो इतनी अच्छे से पकड़ बन जाएगी। क्यों ऐसा बोला मैंने कि 3 घंटा? क्योंकि जितना मैंने बताया मुझे खुद पता है कि एकदम 0 पे आप नहीं होगे, 0% पे होगे नहीं, आपको 10%, 20%, 30% कुछ ना कुछ तो तैयार होगा ही होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं? क्लियर हुआ? यहां तक जब आपका हो जाए तो उसके बाद आता है कहानी। यहां पे आपको लिखा हूं मैं, यहां आपको देख पा रहे होगे, कहानी भी 5 नंबर देता है आपका। जैसे हमारा तो पंचलाइट है, पंच लाइट, ठीक है, पंचलाइट, आपकी भी पंचलाइट होगी तो पंचलाइट को एक बार देख लेना। आजकल तो यूट्यूब पे कार्टून वीडियो बना दिया गया है, कार्टून के तौर पे एक बार देख लोगे हमेशा याद रहेगा। जैसे छोटा भीम, डोरेमोन देखते हो तो हमेशा याद रहता है ना, इसलिए मैं जो वीडियो बनाया हूं पंचलाइट का वही देखो तुम। नहीं, कार्टूनिस्ट वीडियो अगर मिल जाए तो कार्टूनिस्ट वीडियो को जरूर देखना, तो पंचलाइट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक पात्र का कहानी, एक एक पात्र के बारे में समझ आ जाएगा। गुलरी चाची कौन है, गोधना कौन है, समझ रहे हो? किस तरह से वो लाइट को जलाता है,
समझ रहे हो, जब कीर्तनिया लोग नहीं जला पाते हैं तो बहुत मजेदार है। पता तो है ना कहानी, कोई दिक्कत तो है नहीं। सीधी सी बात है, गांव वाले जाते हैं मेला में, पंचलाइट खरीद के ले आते हैं दूसरे गांव वालों को जलाने के लिए, पड़ोस वाले को, ठीक है। और रात में कीर्तन करने का व्यवस्था बनाते हैं कि हम इस पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन करेंगे, लेकिन लाइटियां नहीं जला पाते हैं, तो उसके लिए गोधना को जलाने का तरीका पता होता है। समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है मेरा कि ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो पहले ही, तो आप 60+ की तैयारी अच्छे से कर लोगे। जब इतना हो जाएगा फिर इसके ऊपर फोकस करो। इसको कैसे करना है इसके ऊपर भी मैंने बात बताया है, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूं जितनी मैंने बात बताया है, जिस हिसाब से मैंने बताया, उस हिसाब से अगर आप काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी हिंदी में। जो आपने पूरी साल में नहीं किया है वो कम से कम समय में कर लोगे। समझ आई मेरी बातें। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जितनी बातें बताई है, जितनी चीजें बताया है, उस चीज को आप जाके फॉलो करोगे और तैयारी करोगे, क्योंकि समय बिल्कुल कम है मेरे भाई, ठीक है। मेरी बात मानो, ठीक है। अंधे दौड़ में दौड़ना बंद करो, समझ रहे हो। जिस हिसाब से भीड़ दौड़ रही, भीड़ के हिसाब से मत चलो। टॉपर भीड़ के हिसाब से चलता है तो नहीं बनता है टॉपर कोई। टॉपर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो जो प्लानिंग, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये सारी टॉपर वाली स्ट्रैटेजी है। वो पहले अपने आप को सिक्योर करते हैं, फिर उसके बाद वो सही सीक्वेंस बैठा करके तैयार करते हैं। ये नहीं अनठिकाने कुछ भी तैयार करने चल दिए, जो मर्जी आ रहा है वो। आज अचानक मूड किया, चल टिक आउट तैयार करते हैं। अचानक मूड कर दिया, चल आज पद पढ़ लेते हैं। अरे अचानक गद पढ़ लेते हैं। ऐसी कैसे थोड़ी होता है, सीक्वेंस में चलता है। तो जो सीक्वेंस मैंने बताया उस सीक्वेंस पे ही चलो, समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मदद मिला होगा। एक सही रास्ता, एक सही पथ, एक सही डायरेक्शन आपको दिखा होगा। अगर आपको मजा आया हो वीडियो में, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आपको बहुत मदद करेगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें आप लोग। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।